नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि इस सारे कंपनीज के बारे में इसीलिए डिस्कशन करूंगा क्योंकि सारे कंपनीज में एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है और वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एज ए स्विंग ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, अगर आप एज ए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वीबीएल। देखिए वीबीएल आप सभी जानते हैं, वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड वो इंडिया के सबसे बड़ा एक बेवरेजेस कंपनी है, क्योंकि बेवरेजेस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया गया था कि इंडिया में लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते रहते हैं हर टाइम में। सिर्फ सर्दी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स कम पिया जाता है, बाकी टाइम में ऑल ओवर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पिया जाता है। तो सर्दी के मौसम में कितना परफॉर्मेंस होता है, चलो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर ध्यान से एक चीज को देखेंगे तो सर्दी का जो मौसम है वो देखा जाए तो उसका रिजल्ट कब आता है? दिसंबर में। तो दिसंबर में जो रिजल्ट आएगा उसका नजरिया कुछ थोड़ा सा कम दिखेगा, मतलब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम दिखेगा। ध्यान से देखना कि कंपनी का जो सितंबर का जो डेटा है उसके हिसाब से 2020 में, उसके बाद 2020 का दिसंबर का डेटा देखिए सेल्स कितना कम हुआ। उसके बाद फिर से देखिए 2021 में, 2021 का जो सितंबर का जो डेटा है, 2020-21 का दिसंबर का जो डेटा है, दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पे भी सेल कम हुआ। 2022 में भी सेम सिचुएशन, 3100 करोड़ से 2214 करोड़। तो अभी इस तरीके से सिचुएशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्दी के टाइम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स कम पीते हैं, क्योंकि इस टाइम कोल्ड ड्रिंक्स पीने का जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि गर्मी के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक्स को इसीलिए पीते हैं, उसको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पूरा का पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, उल्टा आपका गला भी खराब होता है, उसके बाद भी आप कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से बहुत सारे मतलब शुगर वगैरह आप पी लेते हैं, तो जिसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। तो देखिए हर किसी का अलग अलग बिजनेस है, आपको पीना है तो आपको सोच समझ कर पीना है। तो आपके हेल्थ को मेंटेन करना है तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर भी देखिए कंपनी का सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो सिर्फ इसके ऊपर ही मतलब कंटिन्यू हो रहा है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे कंपनी के देखिए इतने सारे बेवरेजेस प्रोडक्ट है, जहाँ पे पेप्सी हो गया, पेप्सी ब्लैक हो गया, माउंटेन ड्यू, स्टिंग्स, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, मिरिंडा, सेवन अप, एक्वाफिना, उसके साथ साथ क्रीम बेल, लिप्टन, इस तरीके से प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ जो हर साल मतलब साल के हर टाइम में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट है वो उसके है फूड। फूड में देखिए लेज, डोरिटोज, चीटोज, कुरकुरे। तो ये प्रोडक्ट अब सालों में कोई भी सीजन हो उस सीजन में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स पेप्सी ब्रांड का ही है, मतलब वीवीएल का ही है। तो इसीलिए मैं वीवीएल के ऊपर बहुत पॉजिटिवली फीलिंग्स करता हूँ, क्योंकि कंपनी बिजनेस को कुछ अलग लेवल को सजा कर रखे है। ऐसे नहीं कि कंपनी का बिजनेस सर्दी के मौसम में खराब हो जाएगा। सर्दी के मौसम में खराब नहीं, ज्यादा खराब इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अदर्स जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो मुझे मुझे एक दोस्त ने मुझे अच्छा खासा कमेंट्स किए कि सर इस तरीके से प्रोडक्ट, ये तो लेज, कुरकुरे, डोरिटोस, इस तरीके से प्रोडक्ट 5 से 10 रुपए में देखने को मिल जाते हैं, क्या इससे कंपनी का कितना बड़ा होगा? एक बात आप याद रखना, जो कंपाउंड ऑब्जेक्ट है ना, जो कंपाउंड का जो रेशियोज है वो कितना बड़ा है, आप जब तक पता नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। 5-5 रुपए जोड़ जोड़ कर आप मान कर चलिए लाखों करोड़ों लोगों को हर दिन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कितने करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है आप सोचिए एक बार। तो मेरे ये सारे चीज बोलने का एक ही मकसद है कि वीवीएल के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि वीवीएल के ऊपर लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूसली एक पॉजिटिविटी वॉल्यूम देखने को मिला है। 60 टू 50 टू 70% के आसपास वॉल्यूम कंटिन्यूसली देखने को मिला है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आने वाला है। अगर मैं इस वीवीएल के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिला था। कंटिन्यूसली एक रेंज के ऊपर ट्रेड करा था, और मैंने आपको ये भी मेंशन किया जब रेंज ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो रेंज ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट के बाद मैं कभी एंट्री नहीं लेता हूँ। जब रिट्रेसमेंट करेंगे उसके बाद ब्रेकआउट करेंगे, मतलब उसके बाद एक पॉजिटिव थिंकिंग दिखाएगा तब एंट्री लूंगा। तो मेरे एंट्री लेवल यहाँ पे है
और मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं आपको ये भी बोल चुका हूँ 20% तक मैं ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। 20% टारगेट मिले तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। तो इस लेवल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कंटिन्यूसली कंपनी वॉल्यूम करते करते ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं होता, तो हमेशा एक प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो कंपनी की जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ उसके हिसाब से कंपनी की एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है ओलेक्ट्रा घिंटेक। देखिए इसके ऊपर मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि कंपनी ने एक शानदार तरीके से इस लेवल को, तो ओलेक्ट्रा घिंटेक जिस तरीके से यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा था, उसके बाद एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहे थे, तो फाइनली वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किए और मेरा एंटी लेवल कुछ इस सिचुएशन में है। तो एक देखिए उस एंटी लेवल होने के बाद यहाँ पे देखिए एक ही रेंज के ऊपर वो ट्रेड कर रहे हैं और बार बार वो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वो टेस्ट करते जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल को वो इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं और इजीली वो यहाँ तक टारगेट जा सकते हैं। इसका कोई हाई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे वापस जाकर वो टारगेट दें, यहाँ से वो गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और मार्केट देखिए नेगेटिव ट्रेंड में है क्योंकि जो इजराइल के साथ साथ जो युद्ध स्टार्ट हुआ है और बाकी जो कंट्रीज के साथ भी युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे सिचुएशन कुछ बिगड़ने वाले है और करेक्शन भी हो सकते हैं, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो कुछ भी हो मैं आपके साथ कंटिन्यू अपडेट देता रहूंगा। और मैंने एंटी किस लिए लिया वो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस देखने को मिला था उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अलग लेवल का देखने को मिला। कंपनी का सेल्स में इंक्रीजिंग तो हो रहा था और इस बार कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। सेल्स के बाद एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए, तो कंपनी के एक्सपेंस जो है वो बहुत अच्छा खासा एक्सपेंस को वो कंट्रोल किए और इस अच्छा खासा कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे पिछले साल की तुलना से छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो एस्टिमेट कंपनी बीट नहीं कर पाए, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी तो ज्यादा हुआ। यही देखकर मन में एक पॉजिटिविटी थिंकिंग यही आया कि कंपनी के ऊपर कुछ अपकमिंग टाइम्स में अच्छा कुछ होने वाला है। तो कंपनी के 2 पॉइंट्स में हमेशा चेक करता हूँ, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स इस बार ज्यादा लिया गया। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर बोरिंग्स इतना ज्यादा क्यों लिया गया, करीबन डबल से भी ज्यादा इतना बोरिंग इसीलिए लिया गया, उसके पीछे कारण भी है। पहली बात कंपनी का ट्रेड कितना मिला, ध्यान दीजिएगा 630 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। चलो ठीक है 630 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला जो पिछली बार की तुलना से मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड मिला इस बार। तो इस ट्रेड को कम्पीट करने के लिए कंपनी के हाथ में उतना पैसा ही नहीं है। कंपनी के हाथ में पैसा कितना है, सिर्फ 68 करोड़ और कंपनी का ट्रेड कितना मिला 600 करोड़ के ऊपर। तो इतना जब ट्रेड मिला तो उस ट्रेड को कम्पीट करने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा नहीं है, तो कंपनी कहां से करेंगे, इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सोच समझकर देखकर चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कर्जा बढ़ रहा है तो क्या हो गया अब क्या करूं। तो ऐसे सिनेरियो मत क्रिएट करिए, आप सोच समझकर ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। अभी 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो माल बेचकर नहीं भाग रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। दूसरी पॉइंट जो है वो है कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम हाई लेवल में देखने को मिला है और इसीलिए मुझे लगता है जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो चार्ट पैटर्न में थोड़ा सा इंतजार कराएगा, थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है, उसके बाद फिर से रिवर्सल कर सकते हैं। तो मैं तो एंट्री ले चुका हूँ इसके ऊपर, आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है यशो इंडस्ट्रीज। देखिए यशो इंडस्ट्रीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो देखा जाए तो एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और यशो इंडस्ट्रीज की एक प्लस पॉइंट भी है, कंपनी छोटा है फिर भी इस कंपनी में दम है। और कंपनी का दम है, कहाँ पे दम कम है वो सब कुछ दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग किया जा रहा है, मतलब अलग लेवल का बाइंग हो रहा है, 70 to 80% के आसपास बाइंग हो रहा है। तो सोचिए इतना बड़ा बाइंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी न्यूज आने वाला है। तो अभी यहाँ पे न्यूज क्या आ सकते हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, Q2 का रिजल्ट अगर अच्छा है तो कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। मगर मुझे नहीं लगता रिजल्ट के ऊपर बेस करके कंपनी के इतना शानदार वॉल्यूम देखने को मिला है। कुछ और ही कुछ चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट में उतना खासियत नहीं है। कंपनी के रिजल्ट तो ठीक ठाक ही है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी मेजर करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुके हैं। तो
ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है। ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी किस बेसिस में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम देखने को मिला, आपको क्या लग रहा है कि पब्लिक बाय कर रहा है? बिल्कुल नहीं, पब्लिक का इतना दम नहीं है कि इतना बड़ा क्वांटिटी के साथ बाय करे। तो किसी के पास दम नहीं है, कोई भी पब्लिक के, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वो कोई ऑपरेटर हो सकते हैं, वो कोई इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स देखने को मिला, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से देखना, कंपनी का CWIP में इस बार 124 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है। कंपनी का जितना फिक्स एसेट है उसी के आसपास कंपनी पैसा लगाया है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में वो पैसा ऐड होता किसमें दिखेगा? फिक्स्ड एसेट में। और इतना बड़ा पैसा लगाया गया है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाले हैं। तो जिसके चलते इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर के बाद FIs के पास तो होल्डिंग्स है और बाकी पब्लिक के पास है। तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है। इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है इसका मतलब इंस्टीट्यूशन FIs नहीं है। कभी कभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी होते हैं जो बाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस कंपनी के ऊपर आशीष कैचुला जी, उन्होंने क्या किया, खुद का होल्डिंग को देखिए किस लेवल तक बढ़ा दिया। जो 2.36% का होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके कितना, 4% के आसपास। तो सोचिए आशीष कैचुला जी इतने बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने खुद होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो कितना बड़ा होगा, क्या होगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो करंटली इसका चार्ट पैटर्न है वो करीबन एक कंपनी फिलहाल के लिए कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। मुझे लगता है अभी सिचुएशन चेंज होने से पहले ही आपको इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है, हाई पोटेंशियल भी है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से कंपनीज के ऊपर डिसीजन जरूर लीजिएगा। तो कंपनी के बाकी जो पॉइंट्स हैं जैसे आप देखेंगे, तो कंपनीज के मतलब चार्ट पैटर्न के साथ साथ कंपनीज के जो बाकी पैरामीटर्स, मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी ज्यादा कर्जा लेकर काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, कंपनी का हर सिचुएशन पॉजिटिव रहेगा ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी स्ट्रगल मूड में है और बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कर्जा भी उठाया। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। सबसे पहले मैं टालब्रो और यहाँ पे मैं इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि टालब्रो ने अलग लेवल का यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्रिएट किया। कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा था, फाइनली वो ब्रेकआउट भी किया और रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो कंपनी कोविड के बाद जो धमाका किया वो मतलब हर किसी को चौंका डाला, क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 80 रुपीज और आज कितना है 1100 रुपीज। तो अलग लेवल का 10 टाइम से भी ऊपर कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और इसीलिए शायद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन कुछ इस तरीके से है, स्प्लिट देने का। कंपनी 27 तारीख को आपको हर एक के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो ये तो था कुछ कंपनीज के अपडेट। अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर आपको काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करिए और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करिए। मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए और मेरे कहने पे कोई टेड मत लेना। मेरे कहने पे आप सिर्फ स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।